नमस्कार, शुरुआत करते हैं सुबह 8 बजे के नंबर 1 न्यूज बुलेटिन के। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और हम 30, 60 और 90 सेकंड में देश और विदेश की सभी बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहे हैं। और पहली बड़ी खबर आपको बताएं, 7वें चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। कोलकाता में पीएम मोदी ने देर शाम रोड शो किया। पीएम के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी, लोगों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में सभी दलों ने पूरी ताकत लगा दी। ममता के गढ़ बंगाल को ढहाने के लिए खुद पीएम मोदी चुनावी मैदान में लगातार जनसभा और रोड शो कर रहे हैं। 7वें चरण में पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में भव्य रोड शो किया। पीएम ने उत्तर कोलकाता की श्याम बाजार 5 पॉइंट क्रॉसिंग से बीजेपी उम्मीदवार तापस राय के लिए रोड शो किया। पीएम मोदी को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी थी। सड़क के दोनों ओर युवा, बुजुर्ग, महिलाओं के साथ बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। पीएम के साथ एक तस्वीर लेने के लिए लोग व्याकुल थे। सड़क के दोनों ओर इमारतों पर खड़े लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूल बरसाए और जय श्री राम के नारे भी लगाए। रोड शो के दौरान पीएम मोदी ने सड़क के दोनों तरफ खड़े लोगों का अभिवादन किया। रोड शो से पहले पीएम मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बाग बाजार के प्रसिद्ध मां शारदा के अंतिम निवास वाले घर मायर बाड़ी में पूजा अर्चना की। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली के बहाने टीएमसी पर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि संविधान और तानाशाही चिल्लाने वालों को बंगाल में आकर हालात देखने चाहिए, यहां पर बोलती बंद हो जाएगी। साथियों, यहां संदेश खाली जैसी शर्मनाक वारदातें आम है, जहां पहले बहनों बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है और फिर शाहजहां शेख जैसे पापियों को बचाने के लिए गंदे खेल खेले जाते हैं। जो टीएमसी सरकार लॉ एंड ऑर्डर जैसा बेसिक काम नहीं कर सकती, उसे सजा देना जरूरी है। टीएमसी की पॉलिटिक्स रक्ता कटो पॉलिटिक्स है। टीएमसी करप्ट इकोसिस्टम को आगे बढ़ाती है। टीएमसी की सारी पॉलिटिक्स वोट बैंक के लिए है। देश में संविधान संविधान संविधान, तानाशाही तानाशाही तानाशाही, ये रात दिन चिल्लाने वालों की जमात, ये जो जमात है ना, वो पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है जरा यहां आकर देखो, आपकी बोलती बंद हो जाएगी। झारखंड के दुमका में पीएम मोदी ने रविवार की छुट्टी को ईसाइयों से प्रेरित बताया। उन्होंने झारखंड सरकार पर तंज करते हुए कहा कि एक जिले में रविवार की छुट्टी बंद करके शुक्रवार को छुट्टी कर दी गई। हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, तो तब से एक रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा। टीवी9 भारतवर्ष को दिए खास इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 400 पार करेगी। अमित शाह ने कहा कि 5वें चरण में ही हम 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। सर, 6 चरण के चुनाव हो चुके हैं। आपकी पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है, बार बार ये कहा जा रहा है वो लक्ष्य है, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, 6ठे चरण का आकलन मैं ढंग से हमारी कैडर से पूछ नहीं पाया हूं, परंतु 5 चरण में हम सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 5 चरण में 310 को पार कर चुके हैं। तो जो आपने शुरुआत में कहा कि अंतिम चरण इधर उधर होता है तो बाकी के बिगड़ न जाए, वो स्टेज निकल चुका है। अब कुछ बिगड़ना करना है नहीं। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और 6ठा और 7वां मिलाकर हम निश्चित रूप से 400 पार करेंगे।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वो ये कहते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं ये 400 पार, ऐसा क्या था जो 360 में नहीं कर पाए जो 400 में करना चाहते? क्या करना चाहते हैं उसका सवाल नहीं है। कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन अपना लक्ष्य नीचा रखेगा या ऊपर रखेगा। तो 370 तो हमें जनता ने दे ही दिए थे, इसलिए 400 ये नहीं समझ पाएंगे क्योंकि ये तो अभी 100 क्रॉस नहीं कर पाए, इनकी समझ के परे है। आपको लग आप रहा है इसमें उलझिए मत। आपको लग रहा है कि वो 100 भी पार नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अभी की जो स्थिति है तो वही है। और वहीं राहुल गांधी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन यूपी में क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि यहां पर सीटों की लाइन लगने वाली है। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीएम मोदी मुसलमान कर रहे हैं। संविधान से मोहब्बत करने वालों को पता लग गया है कि ये संविधान खत्म करना चाहते हैं। फर्स्ट फेज के बाद 7वें चरण तक प्रधानमंत्री ने सिर्फ इलेक्शन को मुसलमान बना के रख दिया। प्रधानमंत्री देश के बता रहे हैं कि सिर्फ मुसलमान ही वोट देता, कोई हिंदू नहीं देता, कोई बैकवर्ड क्लास नहीं देता, कोई दलित नहीं देता, कोई पिछड़ा नहीं देता। तो ये इनकी एक पूरी एक स्ट्रेटजी है कि मुसलमानों की नफरत, मुसलमानों का डर दिखाकर और वो अपने नाकामियों को कवर करना चाहते हैं। रोजगार नहीं दिया युवाओं को, महंगाई आसमान को छू रही है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होता है और 400 पार का मतलब दलित, आदिवासी जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं सब जान चुके हैं। वो संविधान को कमजोर करना चाहते, खत्म करना चाहते। उनकी फॉरेन पॉलिसी इतनी नाकाम है कि नेपाल जैसा कंट्री आज अपनी करेंसी छापता है तो उसमें भारत के इलाकों को नेपाल की टेरिटरी बनाता है। तो ये हर चीज पर नाकामी है, तो सिर्फ मुसलमान कर रहे हैं। देश देख रहा है इन चीजों को। अमित शाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को दिए इंटरव्यू में कहा कि सभी मुसलमानों को पिछड़ा मान लेना गैर संवैधानिक है। यह धर्म के आधार पर आरक्षण है। इन लोगों ने अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के कारण धर्म के आधार पर आरक्षण दिया है और वो जरूर खत्म होना चाहिए। देखिए, पिछड़ेपन का सर्वे करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। पिछड़ा वर्ग आयोग उसका सर्वे करता है। इसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो पिछड़े हैं सभी को मिलना चाहिए, परंतु सारे के सारे मुसलमानों को आप पिछड़ा गिन लोगे, ये गैर संवैधानिक है क्योंकि ये धर्म के आधार पर आरक्षण होता है। 1962 में भारत चीन युद्ध को लेकर कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। विवाद बढ़ने के बाद अय्यर ने माफी भी मांगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद सियासी उबाल है। कथित रूप से भारत पर आक्रमण की बात कहकर मणिशंकर ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया। अय्यर के कथित शब्द को लेकर बीजेपी ने कड़ा ऐतराज जताया। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या दर्शाता है। विवाद बढ़ता देख मणिशंकर अय्यर ने अपने बयान पर माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि कथित शब्द गलती से निकल गया। कांग्रेस ने अय्यर के बयान से अपने आप को किनारा कर लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि अय्यर ने कथित आक्रमण शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी है। कांग्रेस नेता अय्यर का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। ये पहली बार नहीं है जब अय्यर ने अपने बयानों की वजह से पार्टी को मुश्किल में डाला हो। इससे पहले उन्होंने पीएम मोदी को लेकर भी टिप्पणी की थी। उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने अय्यर के बयानों से खुद को अलग कर लिया था। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ 25 साल के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने करगिल युद्ध के दौरान भारी गलती की। नवाज ने लाहौर समझौते को तोड़ने की बात कबूली। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की गद्दारी कबूल करने के लिए 25 साल लगा दिए।
मौका था परमाणु परीक्षण की 26वीं वर्षगांठ का, लेकिन गद्दारी भी उन लोगों के सामने कबूल की जहां उनके लोग थे। अब आपको बताते हैं कि क्या था समझौता। दरअसल पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 21 फरवरी 1999 को लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। शांति और स्थिरता के दृष्टिकोण की बात का संकेत दिया, लेकिन कुछ महीने बाद जम्मू कश्मीर के कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठिए ने कारगिल पर कब्जा करने की कोशिश की। ये बयान ऐसे समय में आया है जब इन दिनों पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके के लोगों ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। पाकिस्तान से विद्रोह की आग धधक रही है। वहीं भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक शक्ति को दुनिया लोहा मान रही है। 2024 लोकसभा चुनाव के चुनावी मंचों से गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 टूक कहा कि पीओके भारत का था, है और वो उसे हासिल करके रहेंगे। 25 साल पुरानी बात को सामने लाकर नवाज शरीफ ने ये जरूर बता दिया कि भारत ने हमेशा ही अमन और शांति की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा ही दिया। हिमाचल के कुटलेहर में प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आईआईटी आईआईएम से निकलने वालों को रोजगार नहीं मिल रहा। आज आईआईटी से पढ़ के निकल रहे हैं बच्चे, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। आईआईएम से निकल रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। परिस्थितियां ये बन गई हैं क्योंकि जो राजनीति हावी हुई है देश में, वो सिर्फ धर्म के आधार पर चली जा रही है। तो नेताओं ने काम करना बंद कर दिया है, जवाबदेही खत्म कर दी है। जब जब कहीं कहीं आंदोलन होता है या कोई आवाज उठा लेता है, उसको दबाने का काम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मिशन पंजाब में जुट गए हैं। 1 जून को पंजाब की कई सीटों पर चुनाव होना है। केजरीवाल ने कल जीरकपुर में रोड शो किया। जमानत मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 13-0 के मिशन पर लगे हैं। 30 मई तक यानी आखिरी चरण की वोटिंग के चुनाव प्रचार तक पंजाब के चुनावी दौरे पर हैं। हर दिन वो कई चुनावी सभा कर रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जीरकपुर में रोड शो के दौरान भी उन्होंने हुंकार भरी। 3 करोड़ लोगों को धमकी दे के गए हैं लुधियाना में अमित शाह। कह के गए हैं 4 जून के बाद, पंजाबियों 4 जून के बाद अमित शाह कह के गए हैं मैं पंजाब में तुम्हारी सरकार बर्खास्त कर दूंगा और भगवंत मान को मुख्यमंत्री से हटा दूंगा। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अब जनता की सुनिए। आगे तो उनको पसंद कर रहे हैं? नहीं, पसंद तो ऐसे है ना कि जो नीतियां अच्छी अपनाएंगे तो पसंद करेंगे, नहीं तो जो पहले जो उनमें हुआ है वो अब भी हो जाएगा। आपने तय कर लिया है। सर आपके लिए क्या मुद्दे रहेंगे? हमारा तो जी लाइट का ही है मेन। तो लाइट से बहुत प्रॉब्लम है। फ्रिज वगैरह सड़ जाते हैं। अभी पिछले दिन अप डाउन लाइट चल रही थी, फ्रिज सड़ गया, इन्वर्टर सड़ गया। यही चीज़ है मेन, लाइट का है। लाइट होने की जरूरत है जिससे कि युवाओं को नशे की तरफ जाने से बचाया जा सके। इनके लिए लड़ना चाहिए हर एक पार्टियों को। वो कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही। मैं भी टोटली बिल्कुल अलग है। हम तो मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की, रोजगार। आम आदमी पार्टी हाँ ठीक है, मुद्दे शिक्षा के इस पे। गुजरात सरकार मदरसों का सर्वे करवा रही है। बताया जाता है कि सरकार ये देखना चाह रही है कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें स्कूल में भी भेजा जा रहा है या फिर नहीं। सूरत के सर्वे के नतीजे चौंकाने वाले सामने आए। गुजरात सरकार ने मदरसों में पढ़ने वाले 7,000 बच्चों को स्कूली शिक्षा देने का फैसला किया है। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने देश के सभी राज्यों से पूछा था कि गैर हिंदू बच्चे कैसे पढ़ाई हासिल कर रहे हैं। गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग ने आयोग को बताया है राज्यों में मदरसा बोर्ड जैसी कोई चीज नहीं है। शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को उससे वंचित नहीं रखा जा सकता। गुजरात में मदरसा का जो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा दी गई माहिती अनुसार हमने सर्वेक्षण किया है। 7,000 बच्चे प्राथमिक बेंच पर, एक फिक्स संख्या नहीं हो सकती शायद। वो लोग सिर्फ मदरसा में ही स्टडी कर रहे हैं और जो मूल शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए ये शिक्षा प्राप्त नहीं की है। राज्य सरकार के मुताबिक सूरत के मदरसों में जांच करने के बाद पता चला कि 800 छात्र ऐसे मिले जो सिर्फ मदरसों में पढ़ाई करने जाते हैं। आपको बता दें कि लगभग 60 छात्र ऐसे हैं जो सूरत में यूपी और बिहार से आकर मदरसों में पढ़ाई करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है।
जबलपुर के स्कूलों में मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने के अलावा एनसीईआरटी की नकली किताबें और मोनोपोली वाली यूनिफॉर्म का गोरख धंधा चल रहा था। प्रशासन ने 11 स्कूलों पर सख्त कार्रवाई की है। कई बुक पब्लिशिंग कंपनी और बड़े बड़े अधिकारी भी जांच के दायरे में हैं। स्कूलों ने 50% से ज्यादा फीस बढ़ोतरी की। 21,000 छात्रों से 81 करोड़ 30 लाख रुपए अवैध तरीके से वसूल किए गए। यहाँ तक कि ऑडिट रिपोर्ट से छेड़छाड़ की गई। 9 थानों में 11 एफआईआर में 80 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों का पारा 50 डिग्री को भी क्रॉस कर रहा है। कल राजधानी का तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि 100 साल के रिकॉर्ड को तोड़ गया। ठंडे पहाड़ी राज्य भी इस वक्त तप रहे हैं। सैलानियों की तलाश में नावें खाली है। खाली खाली घूमने को नाविक मजबूर हैं। धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की ये डल झील है। इस स्वर्ग में भी गर्मी सितम ढा रही है। दरअसल 25 मई के बाद से तापमान लगातार बढ़ रहा है। उत्तर और मध्य भारत भीषण गर्मी की चपेट में है। कल राजस्थान के चूरू के साथ ही बाड़मेर और फलौदी में तापमान 50 से नीचे नहीं आ रहा, जो सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में अगले 2 से 3 दिनों में सीवियर हीट वेव से राहत मिलेगी। सीवियर हीट वेव का दौर अब राजस्थान में अगले 1-2 दिन और ही जारी रहेगा। यानी कि अभी यदि देखेंगे तो अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की हल्की गिरावट होना आज से ही शुरू होगी। राजधानी दिल्ली समेत देश के 17 जगहों पर पारा 48 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया। दिल्ली में मौसम विभाग ने सोमवार से 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया था, यानी आज भी राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 2 दिनों बाद राहत की संभावना जताई है। हफ्ते के अंत में बारिश के आसार हैं। तो राजस्थान में गर्मी अपने चरम पर है। चिलचिलाती धूप और लू के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राजस्थान के चूरू में हीट वेव और लू के कारण घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। आसमान से बरसती आग की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। चूरू में तापमान 50 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गर्मी को देखते हुए जगह जगह छांव की व्यवस्था की गई, ताकि आम लोगों को गर्मी से राहत मिल सके। वहीं सड़कों पर भी पानी से छिड़काव किया जा रहा है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। सड़कें भट्टी की तरह तप रही हैं। वहीं मौसम विभाग के लू और हीट वेव को लेकर जारी अलर्ट ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिन में और भी गर्मी बढ़ने की संभावनाएं हैं। फायर फाइटिंग के लिए दिल्ली में अब रोबोटिक मॉनिटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली फायर टीम के पास 18 फायर रोबोटिक मॉनिटर मौजूद हैं। कैसे और कहां पर हो रहा है इनका इस्तेमाल, आपको बता रहे हैं हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा। फायर डिपार्टमेंट के पास एक कारगर हथियार है, ये आप देख सकते हैं, जिसको कि मॉनिटर बोला जाता है। ये एक तरीके का रोबोटिक मॉनिटर होता है और ये इस तरीके से आग में आगे बढ़ता हुआ जाता है और इस तरीके से पानी की बौछार छोड़ करके आग को बुझाने का काम करता है। ये काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। ये अगर आग बहुत ज़्यादा एरिया में फैली हो तो इस तरीके से ये आग पर स्प्रिंकल करता है और आग को बुझाने का काम करता है। इस वक्त रोबोटिक मॉनिटर है ये, और ये चल करके जाता है। बाकायदा इसको मशीन के जरिए, एक रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाया जाता है। इस तरीके से मूवमेंट करता है, किसी भी तरफ मुड़ सकता है ये, और उसके बाद एक बड़े प्रेशर से लॉन्ग डिस्टेंस तक की ये फायर करता है। इसके अलावा अगर आग बहुत ज़्यादा फैली है और उस पूरे एरिया को काफ़ी तेज़ी से अगर आग बुझाना है तो इस तरीके के वाटर स्प्रिंकल का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरे भी लगे होते हैं, जिससे पता लग सके कि क्या कोई अंदर है या नहीं है। और चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे आप देखना ना भूलें अमित शाह का सबसे नया इंटरव्यू। TV9 भारत फर्श पर अमित शाह एक्सक्लूसिव।